जरा एक पल के लिए रुककर सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, तो क्या वजह सच में तुम्हारे हालात हैं या फिर तुम्हारी सोच? क्यों कुछ लोग बिल्कुल वैसे ही हालात होने के बाद भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी वहीं अटके रह जाते हैं? क्या फर्क किस्मत का होता है या उस आवाज का जो हर फैसले से पहले तुम्हारे दिमाग में बोलती है? हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हम पहले ही मान लेते हैं कि हम हार जाएंगे। आज की यह बात कोई जोशीले भाषण वाली नहीं है, न ही कोई जादू। ये उस सोच की कहानी है जो इंसान को अंदर से तोड़ भी सकती है और वही सोच इंसान को दोबारा खड़ा भी कर सकती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि सोच कैसे डर बनती है, कैसे भरोसा ताकत बनता है और कैसे इंसान पहले अपने दिमाग से जीतता है और फिर जिंदगी से, तो इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, इसे महसूस करना, क्योंकि हो सकता है ये कहानी तुम्हारी ही हो। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव सोच की नींव ही इस पूरी किताब की असली जड़ है। अगर यही बात साफ समझ में आ जाए तो आगे के सारे विचार अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंसान सच्चाई से मुंह मोड़ ले या हर परेशानी को अनदेखा कर दे। असल में पॉजिटिव सोच का मतलब है हालात को समझते हुए भी अपने दिमाग को लाचार न बनने देना। समस्या वहीं रहती है, लेकिन समस्या के सामने खड़े इंसान का देखने का तरीका बदल जाता है। नेगेटिव सोच वाला आदमी हालात देखते ही अंदर से टूटने लगता है, जबकि पॉजिटिव सोच वाला आदमी वही हालात देखकर यह मान लेता है कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यहीं से सोच और हकीकत का रिश्ता समझ में आता है। हमारी सोच सीधे सीधे हकीकत नहीं बदलती, लेकिन हमारी सोच यह तय करती है कि हम क्या फैसला लेंगे और कैसे कदम उठाएंगे। अगर दिमाग में पहले से यह बैठा हो कि मुझसे नहीं होगा, तो इंसान कोशिश या तो करता ही नहीं या फिर इतनी कमजोर करता है कि फेल होना पक्का हो जाता है। जब बार बार ऐसे नतीजे आते हैं तो दिमाग को और पक्का सबूत मिल जाता है कि उसकी नेगेटिव सोच सही थी। इस तरह सोच और हकीकत एक दूसरे को मजबूत करती चली जाती हैं और इंसान उसी घेरे में फंस जाता है। इस नींव का सबसे ताकतवर हिस्सा है भरोसे की ताकत। इंसान जैसा अपने बारे में मानता है, वह धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। अगर कोई आदमी अंदर से यह मान ले कि वह साधारण है, कमजोर है या किस्मत ने उसके लिए कुछ खास नहीं रखा, तो उसके फैसले, उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत सब उसी लेवल की रह जाएंगी। लेकिन अगर वही आदमी यह मान ले कि वह सीख सकता है, बदल सकता है और बेहतर बन सकता है, तो वही इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ने लगता है। भरोसा कोई जादू नहीं है, लेकिन भरोसा इंसान की हिम्मत को दिशा देता है। पहले अंदर की मान्यता बदलती है, फिर बाहर का व्यवहार बदलता है। अब अगर बात करें नेगेटिव सोच के नुकसान की, तो यह सिर्फ मन को दुखी करने तक सीमित नहीं रहती। नेगेटिव सोच डर पैदा करती है, शक पैदा करती है और लगातार टेंशन में रखती है। डर इंसान को कदम उठाने से रोकता है, शक उसे हर फैसले पर अटका देता है और टेंशन उसकी पूरी एनर्जी खा जाता है। जब दिमाग हर समय खतरे की हालत में रहता है तो उसे मौके दिखाई ही नहीं देते। कई बार इंसान के पास मौका सामने होता है, लेकिन नेगेटिव सोच की वजह से वह उसे पहचान ही नहीं पाता। इस पूरी बात का एक सीधा और गहरा मतलब है, इंसान अपने हालात से ज्यादा अपनी सोच से हारता है। हालात जिंदगी में सबके कठिन होते हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें एक जैसी नजर से नहीं देखता। जो इंसान अपनी सोच को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे हालात को भी संभालने लगता है, और जो इंसान सोच के लेवल पर हार मान लेता है, वह बिना लड़े ही पीछे रह जाता है। अब जब यह नींव साफ हो जाती है, तभी आगे की सारी बातें सही तरीके से समझ में आती हैं। पॉइंट नंबर 2, भरोसे का सिस्टम इस किताब का सबसे मजबूत खंभा है, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया में क्या करेगा, यह तय होने से पहले ही अंदर तय हो चुका होता है कि वह अपने आप को कैसे देखता है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं होता कि इंसान को सब कुछ आता है या वह कभी डरता ही नहीं। कॉन्फिडेंस का असली मतलब होता है, मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। जब इंसान यह मान लेता है, तब वह गलती से डरना छोड़ देता है और कोशिश करने लगता है। यहीं से यह सवाल पैदा होता है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग भी फेल क्यों हो जाते हैं। वजह ज्यादातर उनका टैलेंट नहीं होती, बल्कि उनका खुद पर शक होता है। वे हर कदम पर खुद से पूछते रहते हैं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझसे बेहतर तो और लोग हैं। ये अंदर चलने वाली बातें उनकी एनर्जी को पहले ही खत्म कर देती हैं। नतीजा ये होता है
कि वे या तो मौके को टालते रहते हैं या फिर आधे मन से काम करते हैं। टैलेंट होते हुए भी उनका कॉन्फिडेंस कमजोर रहता है और वही उन्हें पीछे खींच लेता है। इसके उलट जब हम देखते हैं कि साधारण लोग भी सफलता पा लेते हैं तो वहां कोई जादू नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने ऊपर भरोसा करते हैं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी सब कुछ नहीं आता, लेकिन उनकी अंदर की आवाज उन्हें यह कहती है, धीरे धीरे ही सही, पर मैं आगे बढ़ सकता हूं। यही भरोसा उन्हें लगातार कोशिश करने की ताकत देता है। वे गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठकर दोबारा चलते हैं। समय के साथ यही लगातार लगे रहना उन्हें उन लोगों से आगे ले जाता है जो सिर्फ टैलेंट के भरोसे बैठे रहते हैं। यहाँ अंदर चलने वाली आवाज का असर बहुत गहरा होता है। इंसान दिन भर दूसरों से जितनी बातें करता है उससे कहीं ज्यादा बातें वह खुद से करता है। अगर ये आवाज हर समय बुराई करती रहे, कमजोरी याद दिलाती रहे, तो इंसान बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से टूटता चला जाता है। लेकिन अगर यही आवाज सहारा देने वाली हो, गलतियों के बाद भी हिम्मत बढ़ाने वाली हो, तो वही इंसान मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल लेता है। इसीलिए भरोसे के सिस्टम का असर हर जगह दिखता है, नौकरी में, बिजनेस में, एग्जाम में, यूट्यूब पर और जिंदगी के बड़े फैसलों में। जो आदमी अंदर से यह मान लेता है कि मैं सही फैसले लेना सीख सकता हूं, वही रिस्क उठाता है। और जो आदमी अंदर से खुद को कमजोर मान लेता है, वह सुरक्षित दिखने वाले रास्ते चुनता है, लेकिन वहीं फंस कर रह जाता है। इस पूरे हिस्से का निचोड़ यही है कि दुनिया इंसान को उतना मौका नहीं देती जितना मौका इंसान खुद को देता है। जब अंदर का भरोसा बदलता है, तभी बाहर की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। पॉइंट नंबर 3, डर, बेचैनी और चिंता इस किताब का बहुत ही मजबूत और ज़मीनी हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिंदगी में इसीलिए नहीं रुकते कि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग डर और चिंता से भर जाता है। डर अक्सर बाहर की सच्चाई से नहीं आता, डर ज़्यादातर हमारे दिमाग की सोच से पैदा होता है। इंसान जो अभी हुआ ही नहीं, उसी को सोच सोच कर खुद को थका देता है। दिमाग सबसे पहले खतरा ढूंढता है, और जब खतरा दिखने लगता है तो इंसान का शरीर और सोच दोनों रुक जाते हैं। डर कहाँ से आता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर डर फेल होने से नहीं, बल्कि फेल होने के ख्याल से पैदा होता है। इंसान सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत पर क्या असर पड़ेगा, फ्यूचर खराब हो गया तो क्या होगा। ये सब बातें अभी की सच्चाई नहीं होती, लेकिन दिमाग उन्हें ऐसे महसूस करता है जैसे सब कुछ हो चुका हो। यही वजह है कि डर इंसान को कदम उठाने से पहले ही कमज़ोर कर देता है। इसी से जुड़ी हुई है चिंता, जिसे किताब बहुत गहराई से समझाती है। चिंता को यहाँ बहुत साफ शब्दों में बताया गया है। चिंता आने वाले कल का उधार है जो ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। इंसान जो परेशानी अभी आई ही नहीं, उसका दर्द आज ही झेल लेता है, और जब वही परेशानी सच में आती है तो वह दोबारा दर्द झेलता है। इस तरह इंसान एक ही समस्या के लिए 2 बार परेशान होता है, और कई बार तो समस्या आती ही नहीं, सिर्फ चिंता ही रह जाती है। अब अगर बात करें बेचैनी और पॉजिटिव सोच के रिश्ते की, तो यह समझना ज़रूरी है कि पॉजिटिव सोच का मतलब डर को मना करना नहीं है। पॉजिटिव सोच का मतलब है डर को पहचानना, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी ना होने देना। जब इंसान यह मान लेता है कि हर समस्या का कोई न कोई हल होता है, तो बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। दिमाग जब हर समय खतरे की हालत में नहीं रहता, तभी वह हल ढूंढने लगता है। यहीं से आता है शांत दिमाग का असर। जब दिमाग शांत होता है, तब इंसान चीज़ों को साफ देख पाता है। घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, जबकि शांति में लिया गया फैसला ज़्यादातर सही दिशा में जाता है। शांत दिमाग नए रास्ते देखता है, छोटे रास्ते पकड़ता है और बेहतर नतीजे निकालता है। यही वजह है कि किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि पहले दिमाग को शांत करो, फिर समस्या अपने आप छोटी लगने लगेगी। इस पूरे हिस्से की एक गहरी लाइन यही है, जब दिमाग शांत होता है, रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। डर और चिंता इंसान की नज़र धुंधली कर देते हैं, और पॉजिटिव सोच उस धुंध को धीरे धीरे हटाती है। जब नज़र साफ होती है, तभी रास्ता दिखता है। पॉइंट नंबर 4, यकीन और अंदर की ताकत इस किताब का सबसे जाना माना विचार है। और यहाँ एक बात बहुत साफ की गई है कि यकीन का मतलब सिर्फ धर्म नहीं होता।
यकीन का असली मतलब होता है भरोसा। भरोसा इस बात पर कि मैं पूरी तरह लाचार नहीं हूं। भरोसा इस बात पर कि हालात चाहे जैसे हों, मैं उनसे निपटने की ताकत रखता हूं। जब इंसान यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है और उसके अंदर भी ताकत मौजूद है, तभी अंदर से एक ठहराव पैदा होता है। सबसे पहले आता है खुद पर भरोसा। यह भरोसा यह नहीं कहता कि मुझसे कभी गलती नहीं होगी, बल्कि यह कहता है कि गलती होगी तो मैं उससे टूटूंगा नहीं। जिन लोगों के अंदर खुद पर भरोसा होता है, वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि रिजल्ट उनके हाथ में नहीं, लेकिन कोशिश उनके हाथ में जरूर है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इसके बाद आता है जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा। बहुत से लोग बीच रास्ते में इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। किताब यहाँ समझाती है कि हर सही कोशिश का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन उसका असर जरूर होता है। जब इंसान इस प्रोसेस पर भरोसा करता है तो वह आधे अधूरे नतीजों से घबराता नहीं। वह यह मान लेता है कि अभी जो मैं कर रहा हूं वही मुझे धीरे धीरे आगे ले जाएगा। यहीं से यह विचार जुड़ता है कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई हल छिपा होता है। समस्या सिर्फ परेशानी नहीं होती, वह एक इशारा भी होती है कि कुछ नया सीखना है, कुछ बदलना है। जब इंसान इस नज़र से देखना सीख लेता है तो समस्या उसे डराने के बजाय रास्ता दिखाने लगती है। यकीन इंसान को यही ताकत देता है कि वह समस्या को अंत न मानकर एक मोड़ समझे। इस पूरी बात का प्रैक्टिकल मतलब बहुत साफ है। यकीन और काम मिलकर कॉन्फिडेंस बनाते हैं। सिर्फ भरोसा कर लेना काफी नहीं और सिर्फ काम करते रहना भी काफी नहीं। जब भरोसा और काम साथ चलते हैं तभी इंसान के अंदर पक्का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यही कॉन्फिडेंस उसे मुश्किल समय में भी टिकाए रखता है और सही फैसले लेने में मदद करता है। इस हिस्से का निचोड़ यही है कि जब इंसान अंदर से यह मान लेता है कि वह संभाल सकता है, तब बाहर की दुनिया भी उसे संभालने का मौका देने लगती है। पॉइंट नंबर 5, इमेजिनेशन की ताकत यानी विजुअलाइजेशन इस किताब का सबसे काम का हथियार है। यहाँ विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपना देखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को पहले से उस रिजल्ट से पहचान कराना है जिसे आप पाना चाहते हैं। इंसान बाहर की दुनिया में कुछ भी करने से पहले उसे दिमाग में करता है। जब दिमाग किसी चीज को बार बार साफ तौर पर देखने लगता है तो वह उसे नामुमकिन मानना बंद कर देता है। इसका कारण यह है कि दिमाग असली और सोची हुई चीजों में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप किसी हालत को बार बार महसूस करते हैं, चाहे वह सच में हो या सिर्फ सोच में, दिमाग उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। डर भी इसी वजह से पैदा होता है, क्योंकि हम फेल होने की तस्वीरें दिमाग में बना लेते हैं। विजुअलाइजेशन इसी प्रोसेस को उल्टा कर देता है। जब आप सफलता, शांति और सही परफॉर्मेंस की तस्वीरें दिमाग में बनाते हैं तो दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। यहीं से ये बात समझ में आती है कि पहले दिमाग जीतता है, बाद में इंसान। अगर दिमाग पहले ही हार मान ले तो शरीर साथ नहीं देता, लेकिन अगर दिमाग यह मान ले कि यह हो सकता है तो इंसान थकान, डर और रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ता है। दिमाग का भरोसा शरीर की हद को आगे बढ़ा देता है। इसीलिए जीतने वाले लोग अपने रिजल्ट को पहले देख लेते हैं। खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने खेल को दिमाग में दोहरा चुके होते हैं। बोलने वाले स्टेज पर जाने से पहले खुद को कॉन्फिडेंस से बोलते हुए देख चुके होते हैं। कंटेंट बनाने वाले पहले ही यह महसूस कर लेते हैं कि उनका काम लोगों तक पहुंच रहा है। बिजनेस करने वाले अपने फैसलों के असर को पहले ही सोच लेते हैं। वे भविष्य नहीं बताते, बल्कि अपने दिमाग को तैयार करते हैं। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, लेकिन यह दिमाग से डर हटाकर उसे दिशा देता है। जब दिशा साफ होती है तो कदम अपने आप मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि किताब इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की सलाह देती है, क्योंकि यह इंसान को अंदर से जीतने में मदद करता है और अंदर की जीत ही बाहर की जीत का रास्ता बनाती है। पॉइंट नंबर 6, अफर्मेशन और खुद से बात करना इस किताब का सबसे जाना पहचाना और असरदार हिस्सा है। हर इंसान दिन भर में हजारों बार अपने आप से बात करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। यह बातचीत चुपचाप चलती रहती है, फैसले लेते समय, गलती होने पर और तब भी जब कोई देख नहीं रहा होता। यही खुद से की गई बातें धीरे धीरे इंसान की पहचान बन जाती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब गलत बातें हावी हो जाती हैं। जब इंसान बार बार खुद से कहता है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, तो दिमाग
इन बातों को सच मानने लगता है। फिर इंसान वैसा ही बर्ताव करने लगता है। कोशिश कमजोर पड़ जाती है, हिम्मत टूट जाती है और हर हार उस नेगेटिव आवाज को और मजबूत कर देती है। इस तरह इंसान खुद ही अपने खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसी जगह पर पॉजिटिव अफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अफर्मेशन का मतलब झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि दिमाग को एक नई बेहतर दिशा में ट्रेन करना होता है। सही अफर्मेशन वह होती है जिसे दिमाग मान सके। जैसे अगर कोई आदमी पूरी तरह टूटा हुआ है तो मैं बहुत महान हूं कहना उसका दिमाग तुरंत मना कर देगा। लेकिन अगर वही आदमी कहे कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं तो दिमाग इसे मान लेता है। अफर्मेशन बनाने का तरीका भी इसी पर टिका होता है। वे छोटे हों, सच्चाई के करीब हों और अभी के समय में हों। उनका मकसद दिमाग को यह याद दिलाना होता है कि इंसान रुका हुआ नहीं है, वह बदल सकता है। जब यह बातें रोज रोज दोहराई जाती हैं तो धीरे धीरे अंदर की नेगेटिव आवाज कमजोर होने लगती है और सहारा देने वाली आवाज मजबूत होने लगती है। इसका रोज का अभ्यास बहुत छोटा और रियल होना चाहिए। दिन में कुछ मिनट, खासकर सुबह या सोने से पहले, जब दिमाग शांत हो, तब अपने आप से 2-3 पॉजिटिव बातें कहना काफी होता है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असर मात्रा से नहीं, लगातार करने से आता है। इस पूरे हिस्से का एक साफ नियम है, अफर्मेशन भरोसेमंद होनी चाहिए, नकली नहीं। जब शब्द और अंदर की भावना एक दूसरे से मेल खाते हैं तभी वे दिमाग पर असर डालते हैं, और जब दिमाग बदलता है तभी इंसान का व्यवहार बदलना शुरू होता है। पॉइंट नंबर 7, आदतें जो पॉजिटिव सोच बनाती हैं। इस बात को साफ कर देती हैं कि पॉजिटिव सोच सिर्फ दिमाग की कोशिश नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी का नतीजा है। इंसान सुबह कैसे उठता है, दिन की शुरुआत किस सोच के साथ करता है और दिन भर किस तरह के माहौल में रहता है, यही चीजें उसके मन की दिशा तय करती हैं। अगर दिन की शुरुआत ही उलझन और भाग दौड़ में हो जाए तो दिमाग पूरा दिन उसी मोड़ में फंसा रहता है। इसीलिए सुबह दिमाग को फ्रेश करना बहुत जरूरी होता है। सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे कच्चा होता है। इस वक्त जो विचार डाले जाते हैं वे पूरे दिन असर दिखाते हैं। अगर इंसान सुबह उठते ही शिकायत, चिंता या तुलना में चला जाए तो दिन भारी लगता है। लेकिन अगर वही इंसान सुबह खुद को कुछ शांत पल दे, आज के दिन को संभालने का पक्का इरादा बनाए, तो दिमाग बैलेंस रहता है। ये कोई लंबा काम नहीं होता, बस दिमाग को यह याद दिलाना होता है कि आज का दिन मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं है। इसके बाद आता है शुक्रगुजार होने का रोल। जब इंसान उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके पास हैं, तो दिमाग कमी से हटकर सुकून की तरफ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान बेहतर चाहना छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह लगातार शिकायत की हालत में न जिए। शुक्रगुजार होना दिमाग को यह सिखाता है कि हर हालात में कुछ न कुछ ठीक है, और यही सोच धीरे धीरे अच्छा नजरिया बनाती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना भी उतना ही जरूरी है। इंसान जैसा माहौल देखता सुनता है वैसा ही बनता चला जाता है। जो लोग हर बात में समस्या ढूंढते हैं, उनके साथ रहने से दिमाग भी वही करना सीख लेता है, और जो लोग हल पर ध्यान देते हैं, उनके साथ रहने से दिमाग भी रास्ते खोजने लगता है। इंसान जाने अनजाने अपने आसपास के लोगों की सोच अपना लेता है। इसी वजह से नेगेटिव माहौल से दूरी बनाना जरूरी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सब रिश्ते तोड़ दिए जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर नेगेटिव बात को अपने दिमाग के अंदर जगह न दी जाए। कुछ बातें सुनी जा सकती हैं, लेकिन मानी नहीं जानी चाहिए। जब इंसान अपने माहौल को थोड़ा संभाल लेता है तो दिमाग को पॉजिटिव रहने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस पूरे हिस्से की एक गहरी सच्चाई यही है, माहौल तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर माहौल सही हो तो साधारण इंसान भी बेहतर सोचने लगता है, और अगर माहौल गलत हो तो मजबूत इंसान भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोच की आदतें बनाने के लिए पहले अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बदलना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 8, फेल होना, रुकावटें और रिजेक्शन इस किताब का ऐसा हिस्सा है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, जबकि असली परीक्षा यही होती है। ज्यादातर इंसान फेल होने को रिजल्ट की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान की तरह देखने लगते हैं। जैसे ही कुछ गलत होता है, वे खुद से कहने लगते हैं कि मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कमी है। किताब यहीं पर देखने का तरीका बदलने को कहती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फेल होने को कैसे देखा जाए। फेल होना यह नहीं बताता कि इंसान बेकार है। फेल होना यह बताता है कि चुना हुआ तरीका काम नहीं कर पाया।
जब इंसान इस फर्क को समझ लेता है तब फेल होना उसे तोड़ने के बजाय सिखाने लगता है। समस्या तब आती है जब इंसान फेल होने को अपनी काबिलियत से जोड़ लेता है। इसी से जुड़ा हुआ विचार है कुछ समय की हार और पक्की असफलता का फर्क। कुछ समय की हार हर इंसान की जिंदगी में आती है। पक्की असफलता तब बनती है जब इंसान उस हार के बाद कोशिश करना छोड़ देता है। किताब साफ कहती है कि हार अपने आप में खतरनाक नहीं होती, हार के बाद रुक जाना खतरनाक होता है। जब इंसान गिरकर यह मान ले कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, तभी वह हार पक्की असफलता में बदल जाती है। अब अगर बात करें रिजेक्शन के दर्द की, तो यह बहुत गहरी चोट करती है। जब कोई इंसान हमें मना करता है, ना कर देता है या हमारे काम को ठुकरा देता है, तो दर्द सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। खुद की इज्जत हिल जाती है और अंदर की नेगेटिव आवाज तेज हो जाती है। किताब यहाँ सिखाती है कि रिजेक्शन को आखिरी फैसला नहीं, बल्कि एक राय की तरह देखा जाए। हर ना यह नहीं बताता कि तुम गलत हो, कई बार यह सिर्फ यह बताता है कि समय या जगह सही नहीं थी। सबसे जरूरी सवाल यह होता है कि टूटे बिना आगे कैसे बढ़ा जाए। इसका जवाब बहुत सीधा है, अपनी सोच को बचाकर। अगर इंसान हर झटके के साथ अपनी सोच भी तोड़ ले तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वह यह तय कर ले कि नतीजे बदल सकते हैं पर मेरी कोशिश नहीं रुकेगी, तो वही इंसान समय के साथ मजबूत बनता है। छोटे छोटे कदम, थोड़ी सी सीख और फिर दोबारा आगे बढ़ना, यही तरीका है। इस पूरे हिस्से का सबसे ताकतवर नजरिया यही है, फेल होना एक जवाब है, फैसला नहीं। जब इंसान फेल होने को एक जवाब की तरह देखता है तो वह उससे सीखता है, और जब वह सीखता है तभी वह सच में आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 9, सेहत, एनर्जी और दिमाग का रिश्ता। इस किताब में बहुत शांति से लेकिन गहराई से समझाया गया है। आमतौर पर लोग शरीर को अलग और दिमाग को अलग मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसका शरीर महसूस करने लगता है। जब दिमाग भारी होता है तो शरीर में थकान आ जाती है, और जब दिमाग हल्का होता है तो शरीर में अपने आप एनर्जी महसूस होने लगती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि दिमाग का असर शरीर पर कैसे पड़ता है। जब इंसान लगातार डर, चिंता और नेगेटिव सोच में रहता है तो उसका शरीर हमेशा टेंशन की हालत में रहता है। मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, सांस छोटी हो जाती है और शरीर को आराम का सिग्नल ही नहीं मिलता। इसका असर धीरे धीरे थकान, कमजोरी और अलग अलग शारीरिक परेशानियों के रूप में सामने आता है। यहीं से टेंशन और बीमारी का रिश्ता जुड़ता है। किताब यह नहीं कहती कि हर बीमारी सिर्फ सोच की वजह से होती है, लेकिन यह जरूर कहती है कि लगातार टेंशन शरीर की नेचुरल ताकत को कम कर देता है। जब शरीर हर समय लड़ने या भागने की हालत में रहता है तो उसकी बीमारी से लड़ने की ताकत कमजोर होने लगती है। नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। अब अगर बात करें पॉजिटिव सोच से एनर्जी बढ़ने की, तो यह कोई राज नहीं है। जब इंसान शांत और उम्मीद से भरा रहता है तो उसका शरीर एनर्जी बचाने लगता है, न कि उसे बेकार में खर्च करने लगता है। डर और चिंता बहुत ज्यादा एनर्जी खा जाते हैं। जैसे ही ये कम होते हैं, वही एनर्जी काम करने, सोचने और ठीक होने में लगने लगती है। इसीलिए पॉजिटिव सोच थकान कम करती है और फुर्ती बढ़ाती है। किताब यहाँ एक ठीक करने वाली सोच की भी बात करती है, जो साइंस और भरोसे दोनों का मेल है। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो शांत दिमाग शरीर को ठीक होने का बेहतर माहौल देता है, और भरोसे के लेवल पर जब इंसान यह मान लेता है कि वह ठीक हो सकता है तो उसका बर्ताव, उसकी दिनचर्या और उसकी उम्मीदें बदल जाती हैं। यही बदलाव शरीर को ठीक होने में मदद करते हैं। इस पूरे हिस्से की सरल सी बात यही है, अच्छी सोच टेंशन को कम करती है। टेंशन कम होता है तो सेहत बेहतर होने लगती है। दिमाग और शरीर एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। जब दिमाग को संभाला जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे संभलने लगता है। पॉइंट नंबर 10, काम और पॉजिटिव सोच इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा मैसेज है, क्योंकि यहाँ आकर यह साफ हो जाता है कि सिर्फ अच्छा सोचना किसी की जिंदगी नहीं बदलता। पॉजिटिव सोच का असली काम इंसान को धोखे में रखना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने की ताकत देना है। अगर सोच तो अच्छी हो लेकिन हाथ पैर हिले ही नहीं, तो वह सोच धीरे धीरे खोखली बन जाती है। किताब बहुत साफ तौर पर कहती है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काम नहीं करता। अगर इंसान बस ये सोचता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई कदम न उठाए,
तो हालात वैसे ही बने रहते हैं। पॉजिटिव सोच का मकसद यह नहीं कि काम की ज़रूरत खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि काम करने का डर खत्म हो जाए। जब डर कम होता है तभी इंसान पहला कदम उठा पाता है। यहीं पर यह बात सामने आती है कि काम के बिना भरोसा बेकार है। भरोसा इंसान को अंदर से तैयार करता है, लेकिन काम उसे बाहर की दुनिया में साबित करता है। अगर कोई आदमी खुद पर भरोसा तो करता है, लेकिन उस भरोसे के हिसाब से फैसले नहीं लेता, तो वह भरोसा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे ही इंसान अपने विश्वास के हिसाब से काम करना शुरू करता है, भरोसा और मजबूत होता चला जाता है। किताब यहाँ बड़े कदमों की नहीं, बल्कि छोटे कदमों और मजबूत भरोसे की बात करती है। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए तब तक कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि छोटे छोटे कदम ही रास्ता बनाते हैं। जब हर छोटा कदम सही दिशा में उठाया जाता है तो समय के साथ वही बड़े बदलाव में बदल जाता है। इसी के साथ आती है लगातार लगे रहने की ताकत। एक दिन का जोश ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन रोज की छोटी कोशिश जिंदगी बदल देती है। पॉजिटिव सोच इंसान को रोज वापस खड़ा होने की वजह देती है। जब इंसान गिरने के बाद भी उठने की आदत बना लेता है तो कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। इस पूरे विचार की आखिरी सीख यही है, पॉजिटिव सोच रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना इंसान को खुद ही पड़ता है। सोच दिशा देती है, काम मंजिल तक ले जाता है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी जिंदगी में असली बदलाव आता है। पॉइंट नंबर 11, असली जिंदगी के उदाहरण इस पूरी किताब को जमीन से जोड़ते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के पॉजिटिव सोच सिर्फ एक विचार बनकर रह जाती है। जब हर नियम को असली जिंदगी के हालात से जोड़ा जाता है, तभी सुनने वाला अपने आप को उस कहानी में देख पाता है। किताब का मकसद यही है कि इंसान यह न सोचे कि यह बातें सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं, बल्कि यह समझे कि ये बातें उसकी रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। हर हिस्से के साथ एक असली हालात होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई आदमी नौकरी में बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर वह हर बार रिजेक्शन को अपनी काबिलियत से जोड़ ले तो उसकी सोच टूटती चली जाएगी। लेकिन अगर वही आदमी इसे सीख की तरह देखे और खुद से कहे कि अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा, तो वही हालात उसके आगे बढ़ने का कारण बन जाते हैं। उदाहरण हालात को जिंदा बना देता है। इसके बाद आता है आम आदमी का उदाहरण। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई खिलाड़ी, बिजनेसमैन या बड़ा नाम नहीं होता। कोई आम आदमी जो परिवार चलाता है, नौकरी करता है या छोटा सा काम करता है, जब वही आदमी पॉजिटिव सोच के साथ छोटे छोटे कदम उठाता है तो सुनने वाले को लगता है कि अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आम आदमी का उदाहरण दूरी को खत्म करता है और भरोसा पैदा करता है। और तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा होता है खुद से पूछा जाने वाला सवाल। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि जब तक इंसान खुद से सवाल नहीं करता तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। सवाल सुनने वाले को कहानी से बाहर निकालकर उसकी अपनी जिंदगी में ले आता है। जैसे अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे पहले बदल सकता है। ऐसा सवाल इंसान के दिमाग में रुक जाता है और वही असली काम करता है। इस तरह जब हर भाग में हालात, साधारण उदाहरण और खुद से पूछा जाने वाला सवाल शामिल होता है तो किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और जब कोई विचार महसूस होने लगता है तभी वह इंसान के व्यवहार का हिस्सा बनता है। यही वजह है कि असली उदाहरण इस पूरी सीख को असरदार बनाते हैं, यादगार बनाते हैं और जिंदगी से जोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 12, दमदार अंत इस पूरी किताब का सबसे दिल को छूने वाला और याद रहने वाला हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ मकसद जानकारी देना नहीं, बल्कि अंदर कुछ छोड़ जाना होता है। यहाँ समरी दोहराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिमाग बातें भूल सकता है लेकिन एहसास याद रखता है। अंत ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाले को थोड़ी देर के लिए चुप कर दे, उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। इसीलिए यहाँ इमोशनल एंडिंग जरूरी होती है। ऐसी एंडिंग जहाँ आवाज थोड़ी धीमी हो जाए, शब्द कम हो जाए और मतलब गहरा हो जाए। इस पल में इंसान बाहर की दुनिया से कटकर अपने अंदर झांकता है। उसे महसूस होना चाहिए कि यह बात किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसी के लिए कही गई है। इसके बाद आता है खामोशी का पल। 1 या 2 सेकंड की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। उस खामोशी में सुनने वाला अपनी पिछली जिंदगी, अपने डर
अपनी सोच और अपने फैसलों को जोड़ने लगता है। यह खामोशी शब्दों से ज्यादा असर करती है, क्योंकि यहीं पर विचार जड़ पकड़ता है। और फिर अंत में आती है एक ऐसी लाइन जो सुनने वाले के दिमाग में अटक जाए, ऐसी लाइन जिसे वह वीडियो बंद करने के बाद भी अपने साथ ले जाए, जैसे यह एहसास कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वह अंदर से बदलनी शुरू होती है।